हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होम गार्ड की पॉलिटी की सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है और आज हम मूल अधिकारों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मैंने सीडीएस 2 बार, सीएबीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 1 बार और दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर मैंने 2 बार निकाला है। तो मैं ये लेक्चर अपने अनुभव के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, पॉलिटी के टोटल 10 लेक्चर्स होंगे, जिससे आपके टोटल सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज ये दूसरा लेक्चर है, तो कृपया कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। और ये बाद में पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके और नोट्स बना सकते हैं। वैसे अगर साथ साथ बनाते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, और इसी प्रकार से बनाना जैसे मैंने बनाया है, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आइए इसे शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। दोस्तों, आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं? एक आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि आम नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भी राज्य की ऐसी नीतियाँ जो आम नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे? मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आखिर मूल अधिकार हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको लिखना है कि मूल अधिकार हमें संविधान के भाग 3 के द्वारा प्राप्त होते हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? ये भाग 3 में दिए गए हैं। और टोटल अनुच्छेद अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णित है, तो वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अंकित है संविधान में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्रोबेबल बनने के चांसेस हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। तो आखिर मूल अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार दिया गया है हमारे संविधान में? तो मूल अधिकारों को दोस्तों 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करता है। तो टोटल 6 भागों में डिवाइड था ये, और ये 6 के 6 भाग इस प्रकार हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम देखते हैं कि मूल रूप से जो कि हमारा संविधान अंकित किया गया था, उसमें संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अभी मैंने ऊपर आपको 6 के बारे में बताया, तो जो मूल रूप से था उसमें 7 संवैधानिक आपके मौलिक अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन से एक जो कि आपको संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। ये एक 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और अब उसे अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार का रूप दिया गया है। मतलब कि पहले वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वो महज एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970। आगे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 1970s में कौन सा साल था वो। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनने की आशंका है, जहाँ से बन सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि किससे आपको हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार? 44वें संविधान संशोधन से। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें प्रमुख विशेषताएं पता हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो यहाँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। पहला है कि कुछ अधिकार जो होते हैं वो केवल आपको नागरिकों के ही उपलब्ध हैं। टोटल मौलिक अधिकार हमारे हैं, जिसमें से कुछ नागरिकों को उपलब्ध हैं और कुछ जो है विदेशी नागरिकों और भारत के नागरिकों दोनों को उपलब्ध हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। वो आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता ये है
कि उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसे हम पूरी तरीके से खुला छूट है, ऐसी कोई छूट नहीं है। उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिससे कि हम उसका दुर्व्यवहार या फिर उसको दुरुपयोग ना कर सकें। और तीसरी विशेषता दोस्तों ये है कि राज्य के मनमाने कार्यों के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। मतलब कि राज्य अगर कोई मनमाना कानून बनाकर उसे लागू करना चाहता है तो संविधान में ये ताकत दी है आम जनता को कि आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है नल एंड वॉइड यानी कि अमान्य घोषित कर देगा। तो ये इसकी तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता दोस्तों ऐसे हैं कि कुछ नकारात्मक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और अन्य जो हैं वो सकारात्मक हैं। नकारात्मक इन द सेंस कि जैसे कि इसमें कहा गया है विरुद्ध, जहाँ पर विरुद्ध का इस्तेमाल किया गया है वो नकारात्मक श्रेणी में आते हैं। मतलब कि छुआछूत के विरुद्ध, ऐसे विरुद्ध जैसे मतलब जहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो नकारात्मक श्रेणी से आते हैं। यानी कि वो रोकते हैं, वो आपको रोकते हैं कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ नकारात्मक श्रेणी में आते हैं। और अन्य जो बाकी जो दिए गए हैं वो सकारात्मक श्रेणी में आते हैं, जैसे कि बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब सकारात्मक की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद अगली विशेषता क्या है कि स्थायी नहीं, मतलब कि जितने भी आपको संवैधानिक जो आपके ये मौलिक अधिकार दे रखे हैं ये पूर्णतः स्थायी नहीं है, इस पे संशोधन किया जा सकता है। संसद अगर कल चाहे तो उन कानूनों में संशोधन कर सकती है। लेकिन दोस्तों 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बता दिया था कि कुछ मूलभूत ढांचा है संविधान का जिससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि संसद उससे चाहकर भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो कि आम जनता के हित के विरुद्ध हो। तो उसे अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे संरक्षण प्रदान करेगा। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। तो ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है कि वो स्थायी नहीं है, संशोधित किया जा सकता है लेकिन उस पर भी कुछ लगाम लगाई गई है। तो ये पांचवी विशेषता थी। अन्य विशेषता दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुछ जो कि आपके मौलिक अधिकार है उनको हटाया जा सकता है, मतलब उनको कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें से ऐसे कौन से कानून हैं या फिर ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि चाह कर भी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकता है? वो दोस्तों आपके दो मौलिक अधिकार हैं, 20 और 21। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके कौन से वो दो मौलिक अधिकार है जिसको चाह कर भी राष्ट्रपति हनन नहीं कर सकते हैं? तो वो है 20 और 21। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। ये विशेषता उसकी खास विशेषता है। और आगे दोस्तों एक और विशेषता है कि संसद अगर चाहे तो पुलिस, आर्मी, सशस्त्र बलों, खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर उनमें काम करने वाले जो भी लोग हैं, आप लोग भी आएंगे आगे चल के, होमगार्ड अगर आप बनते हैं तो ये आपके ऊपर भी लागू हो सकता है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं ड्यूटी पर रहते हुए आप उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि राज्य आपको ऐसा नहीं कि आप जो कि सेना में अगर आप हैं तो सेना के खिलाफ आप कुछ भी बयान दे सकते हैं। वैसे तो आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप अगर सैनिक हैं तो आप सेना के विरुद्ध या फिर देश के खिलाफ अपने ऐसे मूल अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आम जनता को दिया गया है। आर्टिकल 33 में ये साफ इंगित कर दिया गया है कि जो सेना, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस के जो बल के सुरक्षाकर्मी हैं वो किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का मनोरंजन नहीं ले सकते हैं। मतलब कि वो उसका इस्तेमाल खुली तरीके से छूट नहीं है उनको, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 33। अगला आर्टिकल 34 कहता है इसी में कि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान आपके जो ये हैं मौलिक अधिकार है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब अगर मिलिट्री रूल है किसी एरिया में तो वहाँ पर के नागरिकों को उस समय मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने पर
साफ साफ मना किया गया है, मतलब वो उसका अधिकार पूरी तरीके से उन समय नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आर्टिकल को छोड़ के। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 का उपयोग आप ऐसी परिस्थिति में भी कर सकते हैं, क्योंकि जीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है जो हर किसी को होना ही चाहिए। तो चाहे वो मिलिट्री रूल भी अगर लगा है तब भी आप आर्टिकल 21 का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जहाँ से अगर वो चाहे तो क्वेश्चन बना सकता है, तो स्टेटमेंट बेस बनाएगा, तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। आइए आगे चलते हैं। हमने ये जान तो लिया कि दोस्तों मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन राज्य आखिर होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य की परिभाषा क्या है, मतलब किसके खिलाफ आपको अधिकार ये दिए गए हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसमें राज्य माने क्या होता है? भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब कि संसद और जो सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय में जो अधिकारी जो काम करते हैं, उसके अलग अलग विभाग, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। दूसरा है राज्य सरकार। इसी प्रकार राज्य सरकार की विधायिकाएं और साथ ही साथ सचिवालय एवं अन्य जो उनके विभाग होते हैं वो भी राज्य की श्रेणी में ही आते हैं। और थर्ड नंबर पे सभी स्थानीय प्राधिकरण। सभी स्थानीय प्राधिकरणों में आपकी जैसे कि पंचायत आते हैं, नगर पंचायत, पंचायत, जिला परिषद, ये सब दोस्तों राज्य की श्रेणी में ही आते हैं। अगर इनके द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया जो कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को अमान्य घोषित कर देगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही साथ प्राधिकरण, कौन से प्राधिकरण? जो कि संवैधानिक प्राधिकरण हैं या फिर गैर संवैधानिक प्राधिकरण हैं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल और जो अन्य जो भी सरकार से जो निहित जो भी आपके ये प्राधिकरण हैं, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगर इनके द्वारा आपके कानूनों का, आपके जो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में उसे चुनौती दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन से आपके विभाग आते हैं। ये हो गया दोस्तों। अगला है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मान के चलिए कल संसद कोई भी ऐसा कानून बना देती है जो कि आपके मौलिक अधिकारों को कम करता है या फिर उसका हनन कर देता है, तो वो कानून कोर्ट के द्वारा, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर या फिर आपकी हाई कोर्ट के द्वारा उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। कल अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाएगी या फिर विधायिका ऐसे कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो ये अधिकार आपको प्राप्त है, इसे आप याद रखना है आपको कि ये आर्टिकल नंबर 13 में दे रखा है। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 14। अब यहाँ से जो असली शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है? समानता का अधिकार दे रखा है। तो अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि क्या क्या है। खास खास चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी और याद भी रखनी पड़ेंगी। दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 में आपको कहा गया है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान करेगा। मतलब कोई भी आम इंसान है, मान के चलिए मैं हूँ, आप हैं, या फिर कल को अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान, जो भी हैं, वो कानून की नज़रों में दोनों एक ही समान हैं। ये आर्टिकल नंबर 14 में लिख रखा है। मतलब कि वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी को भी कानूनी व्यवस्था से वंचित नहीं किया जा सकता है, सबको एक समान नज़र से आपको देखना पड़ेगा। ये संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है कि आपको सबको एक समान की नज़र से देखना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। कल को मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो ये होना थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि कल को चलिए कि शाहरुख खान और आप दोनों लोग
एक होटल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि एक टेबल पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर वो रिज़र्व टेबल नहीं है और शाहरुख खान जी कहते हैं कि आप इस टेबल से उठ जाइए क्योंकि मैं यहाँ बैठूंगा, तो आप इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं शाहरुख खान जी, आप और मैं कानून की नज़रों में एक समान हैं और जितना हक आपका यहाँ पे बैठने का है उतना हक मेरा भी है, तो ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो कृपया करके आप ऐसा ना करें। तो शाहरुख खान जी को समझना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 ने हर एक नागरिक को एक समान शक्ति दी है कि वो कानून की नज़रों में एक ही समान रहेगा। अगर इसके विरुद्ध कुछ होता है तो आप आसानी से पुलिस पे अप्रोच कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये था आर्टिकल नंबर 14। अगला दोस्तों आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में दोस्तों दे रखा है कि जो 5 प्रकार के जो भेदभाव हैं उस पर संविधान ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं। ये आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में देके, कोई 4 दे देगा और एक ऐसा दे देगा जो बिल्कुल आपके अलग होगा, तो वो आपको लगाना है, क्योंकि अगर ये पांचों आपको याद नहीं होंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन पांचों को लेकर भेदभाव पे प्रतिबंधित किया गया है। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये आर्टिकल नंबर 15 था। अगला दोस्तों है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में रोजगार की बात करी गई है कि आपको कौन कौन से अवसर, रोजगार के मतलब विभिन्न अवसर हैं, समान प्रदान होंगे। इसमें क्या है कि अवसर की समानता की बात करी गई है और कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं कि आपकी राज्य अगर चाहे तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और वंश और जन्म स्थान को लेकर चाहकर भी इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकता है जो कि आपके रोजगार का हनन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि रोजगार की गारंटी आपको आर्टिकल नंबर 16 में दे रखी है और इन सब के खिलाफ राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता है जिसकी वजह से रोजगार का हनन हो। तो ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। ऊपर 5 दिए गए हैं, यहाँ पर 6 दिए गए हैं। कौन सा एक एक्स्ट्रा आया है दोस्तों? अगर आप वंश देखेंगे तो वंश यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बाकी 5 वहीं पर हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगला है आर्टिकल नंबर 17। दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 जो कहता है अस्पृश्यता, मतलब कि छुआछूत, किसी भी प्रकार से छुआछूत भारत में अलाउ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता का जो पूर्ण प्रतिबंधित है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल नंबर 17 में दे रखा है। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों के बारे में बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, 2 प्रकार से दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी विदेश से उसको कोई गिफ्ट मिलता है या फिर कोई टाइटल मिलता है, ठीक है, या फिर कोई उपाधि दी जाती है, तो ये बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वह स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो वह प्रतिबंधित माना जाएगा और वो शून्य हो जाएगा। और सेकंड चीज़ इसमें दे रखी है कि सैन्य और शैक्षणिक विभाग में जो काम करने वाले आपके कर्मचारी हैं वो रिटायर होने के बाद इस अपनी जो दिए गई उपाधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शैक्षणिक में डॉक्टरेट की डिग्री, कहते नहीं कि पीएचडी करने के बाद उनके पीछे डॉक्टर लग जाता है, तो वह सार्वजनिक स्थानों में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैनिक में जैसे कि मान के चलिए ब्रिगेडियर वगैरह हो गया, जनरल वगैरह हो गया, तो ये जनरल वगैरह का इस्तेमाल आप आम भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाम के पीछे, अगर आपने आर्मी में सर्व कर रखा है। इस पर आपको प्रतिबंध नहीं दे रखा है। बाकी विदेशी टाइटल्स अगर मिल रहे हैं तो उस पर प्रतिबंधित है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला दोस्तों आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 में दे रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में क्या दे रखा है, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। अब आर्टिकल नंबर 19 पे आ जाते हैं।
आर्टिकल नंबर 19 आपको 6 गारंटी प्रदान करता है। कितनी? 6। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में दे देगा आपको कि आर्टिकल 19 आपको 5, 6, 7 या फिर 3 कितने प्रकार की गारंटी प्रदान करता है, तो आपको 6 टिक करके आना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। तो आर्टिकल नंबर 19 के 6 पार्ट हैं और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत हद तक चांसेस होते हैं। हर पेपर में आर्टिकल 19 से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको आपको ढंग से देखना है थोड़ा। आर्टिकल नंबर 19 के जो विभिन्न भाग है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E और 19(1)G। F को हटा दिया गया था तो 19(1)G बचता है। तो ये 6 के 6 है जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ए में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, सी में क्या दे रखा है। तो आपको ऐसे याद रखना है और समझ भी लीजिए। 19(1)A में दे रखा है कि विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, वीडियो रिकॉर्ड कर कर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसकी आज़ादी उसको आर्टिकल नंबर 19A में दे रखी है। अपवाद को दोस्तों इसमें आते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था या फिर मानहानि। आप किसी पर्टिकुलर आदमी के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसके जो मान का है वो हनन होगा, तो इसके खिलाफ वो आपके खिलाफ मुकदमा भी कर सकता है। तो दोस्तों इससे आपको बचना है कि सार्वजनिक व्यवस्था, मान के चलिए आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे देश में अव्यवस्था फैल जाए या फिर लोगों के बीच में तनाव पैदा हो जाए, तो ऐसी आपको आज़ादी नहीं मिली है। आप सही बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूर्ण आज़ादी मिली है। तो आर्टिकल नंबर 19B में दे रखा है कि शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार। मतलब कि कल को अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसके खिलाफ आप धरना भी दे सकते हैं। धरना की आप शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के साथ आप किसी पर्टिकुलर स्थान पे इकट्ठा होकर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी आपको पूर्ण आज़ादी दी गई है। आर्टिकल नंबर 19C में दोस्तों दे रखा है कि संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। आप कोई भी संघ बना सकते हैं और सहकारी समितियां बना सकते हैं। इसका अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19C में दिया गया है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19D में आपको घूमने का अधिकार दे रखा है। माने कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के आप किसी भी कोने में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसका अधिकार आपको आर्टिकल 19D में दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ आपको अपवाद भी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइबल इलाके जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं वहाँ पर मैं आसानी से घूम सकूँ और पूर्ण आज़ादी के साथ घूम सकूँ, तो ऐसा संविधान आपको अधिकार नहीं देता है, क्योंकि उस पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि उस पर कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल नंबर 19E आपको निवास की आज़ादी देता है। मतलब कि आप भारत भर में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसकी आपको पूर्ण आज़ादी है। इसके बारे में आर्टिकल 19E में दे रखा है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि आप ट्राइबल एरियाज, सेम जैसे मैंने यहाँ बताया कि जनजातीय इलाकों में अगर आप निवास करना चाहेंगे तो इससे आपको संसद रोक लगा सकता है। इसके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई का भी फेस कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि निवास की आज़ादी आपको आर्टिकल नंबर 19A में दे रखा है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी संसद के द्वारा और संविधान के द्वारा लगाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 19G दोस्तों कहता है कि पेशे का अधिकार। कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के पेशे को अपना सकता है, बशर्ते ये है कि वो पेशा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि मानवीय अमानवीय हो। अमानवीय का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे जो मतलब कल्चर है या फिर जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसके खिलाफ कोई ऐसा पेशा ना हो जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ सकें। जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं कि जो वैश्यावृत्ति होती है उसका आप धंधा नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगाई गई है कि आप खुलेआम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं आता है। तो ऐसे किसी पेशे को आप नहीं अपना सकते हैं। बाकी सभी जो पेशे वैध हैं उनको आप अपना सकते हैं और अपने रोज़गार अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 19 के ये विभिन्न पार्ट थे जहाँ से क्वेश्चन वो उठाता है। तो आपको ये 6 के 6 अच्छे से याद कर लेने हैं दोस्तों कि ए में क्या दे रखा है, बी में क्या दे रखा है। यहाँ से आपका प्रोबेबल एक क्वेश्चन बनने की बहुत हाई चांसेस हैं, तो आपको ये याद करना है। तो अगला आर्टिकल दोस्तों है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में दोस्तों आपका दे रखा है कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंधों का संरक्षण। कल को मान के चलिए कि जो लोग अपराध करके बैठे हुए जो जेल में हैं उनके लिए दोस्तों कुछ
संविधान के द्वारा अधिकार बनाए गए हैं कि वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिकार आपके नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों पहला है कि पुराने डांडिक विधियों से संरक्षण। आज कोई सज़ा काट रहा है तो वो आज के कानून के हिसाब से ही काटेगा। अगर उसने कोई, मान के चलिए किसी ने चोरी की है, आज उसको लेकर 5 साल की सज़ा है और 1970 में उसको लेकर 10 साल की सज़ा थी, तो उसको 10 साल की सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पुराने डांडिक विधियों को मानने से मना करता है। ये कहता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कानून है उसी के हिसाब से इंसान को सज़ा दी जाए। तो ये आर्टिकल नंबर 20 में दे रखा है। दूसरा चीज़ ये दे रखा है कि दोहरे दंड से संरक्षण। एक बार एक इंसान ने एक गलती की सज़ा जो काट ली है, उसके लिए आप दूसरा सज़ा, मतलब उसको पुनः सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बार उसको सज़ा काटने का ही आपके संविधान में प्रोसीजर दे रखा है। और तीसरा दोस्तों ये इसमें दिया गया कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे। ये उसको मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा कि अपने खिलाफ वो गवाही नहीं देगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 20 में दे रखा है, जो आपको याद रखना है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से संबंध को संरक्षण है, वह आर्टिकल 20 में दे रखे हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 21, जीवन जीने का अधिकार। संविधान के द्वारा जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है उनके विभिन्न नागरिकों को। तो ये आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 21। बेसिक आपको यही याद रखना है। बाकी आर्टिकल 21 में एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है, ये याद रखना है। इसी में दोस्तों 86वां मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में संवैधानिक जो संशोधन किया गया था, उसमें आर्टिकल 21 जोड़ा गया। आर्टिकल 21 में इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, कि राज्य उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तभी दोस्तों आप देखते हैं कि आपके आसपास प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है, मिड डे मील दी जाती है। ये आर्टिकल नंबर 21 की वजह से ही संभावित हो पाया है। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद 21 में जोड़ दिया गया था, मतलब ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आ गया था। अगला दोस्तों आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 दोस्तों आपको गिरफ्तारी के खिलाफ को संरक्षण देता है। मतलब कि कल को अगर कोई इंसान अगर गिरफ्तार होता है तो उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो उन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। पहला दोस्तों यह है कि कानूनी सलाह ले सकता है, मतलब कि वकील से वो सलाह ले सकता है कि हमें कैसे बेल मिलेगी, बाकायदा इसका क्या प्रोसीजर है, तो ये सलाह लेने का अधिकार उसको दिया गया है। सेकंड चीज़, गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचना, यानी कि किस आधारों पे उस आदमी या फिर इंसान को गिरफ्तार किया गया है, इसकी वो सूचना मांग सकता है। तो पुलिस अधिकारी जो भी है उसको देना पड़ेगा कि हाँ फला फला चीज़ की वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों इसमें ये होती है कि जो भी बंदा गिरफ्तार हुआ है 24 घंटे के अंदर ये अनिवार्य है कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना है। अगर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश नहीं कर पाया पुलिस अधिकारी, तो यह उस जो गिरफ्तार जो बंदा है उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, जिसकी वजह से पुलिस अधिकारी बाद में दंडित भी हो सकते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण आपको आर्टिकल नंबर 22 में दे रखा है। अगला दोस्तों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दे रखा है, जिसमें आर्टिकल नंबर 23 में दोस्तों दिया गया है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ संरक्षण। दोस्तों आप जानते हैं कि बंधुआ मजदूरी हमारे देश से हटा दी गई है और साथ ही साथ मानव तस्करी भी अलाउड नहीं है। तो इसके खिलाफ आपको कौन से आर्टिकल में दे रखा है कानून, ये आर्टिकल नंबर 23 में दे रखा है और ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। अगला दोस्तों आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 दोस्तों आपको कहता है कि 14 साल की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनसे आप कारखाने, खदान या फिर अन्य जो खतरनाक पेशे वाले जो रोज़गार हैं उनमें रोज़गार प्रतिबंधित है इन बच्चों का। मतलब चाह कर भी इन बच्चों को इन जगहों पे आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं।
बाकी दोस्तों आपने देखा भी होगा कि बच्चे छोटे होते हैं फिर भी वो काम करते हैं, क्योंकि उनको जीवन चलाना है। किसी के घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बिना काम किए रह पाए। तो दोस्तों उन लोग के लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कि गैर हानिकारिक व्यवसाय पर रोक नहीं लगाई गई है संविधान के द्वारा। यानी कि अगर वो चाहें कि पढ़ने आने के बाद अगर वो चाहते हैं कि अपने घर वालों की मदद कर दे सब्जियां बेचने में या फिर कुछ और चीज़ करने में, तो ये वो कर सकते हैं, क्योंकि ये हानिकारक श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका उनको अधिकार दे रखा है। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 24 में दे रखा है कि 14 साल की आयु के बच्चों के रोजगार कहाँ कहाँ प्रतिबंधित हैं। अगला दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में दे रखा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमाकर वो पूछता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से समझना है। आर्टिकल नंबर 25 दोस्तों क्या कहता है, आसानी से समझना, इसी प्रकार आप नोट्स बनाना। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता एवं धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी इंसान को उसके अंतर आत्मा से जो भी वो धर्म अपनाना चाहता है वो अपना सकता है, उसको मान सकता है, उसे अपने जीवन के आचरण में उतार सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि एक एक्सेप्शन है जो कि लगाया गया है संविधान के द्वारा, कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को उसके धर्म का परिवर्तन करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। कि अगर वो हिंदू है तो उसे मुस्लिम बना दे, या फिर वो मुस्लिम है तो उसे हिंदू बना दे। ये परिवर्तन करने पर बहुत बुरी तरीके से इस पे कानून बना है, और अगर जो करता पाया गया है तो उस पर बहुत दंडनीय अपराध है। तो ये अलाउड नहीं है। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है आर्टिकल नंबर 26, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। कोई भी धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर उनके जो अनुयायी हैं, वह अगर चाहें कि धार्मिक संस्थान हमें बनाने हैं, कि हमें मंदिर बनाना है, हमें चर्च बनाना है, हमें मस्जिद बनाना है, हमें गुरुद्वारा बनाना है, तो यह उनको अधिकार है। इसी प्रकार इसी में उनको चल एवं अचल संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार है, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंधन भी होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 26 में दे रखा है कि आपको धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार किस में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 26 में दे रखा है। किसी भी धर्म के जो लोग हैं या फिर धार्मिक संस्थान हैं, उसको कर लगाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो प्रतिबंधित की बात करता है और दूसरा लगाने का अधिकार। मतलब कि अगर राज्य चाहे कि वह किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ कर लगा दे जनता के ऊपर, तो इससे उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा राज्य चाहकर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 उसे इजाज़त नहीं देता है। अगला है लगाने का अधिकार। धार्मिक संप्रदाय अगर चाहें, संस्थान चाहें कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ कर लगा सकते हैं, तो यह वो लगा सकता है, लेकिन यह बिना किसी ज़बरदस्ती के। अगर कोई बंदा चाहता है कि वह उसके लिए कर नहीं देगा, तो इसके लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ये दोनों दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 27 में दे रखी हैं। अगला दोस्तों इससे एक चीज़ याद आया मेरे को कि आर्टिकल नंबर 27, क्योंकि इस समय वक्त कानून बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आर्टिकल नंबर 27 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कर लगाने का अधिकार। 27 हो गया, 26 हो गया, चल या अचल संपत्ति वाली जो बात हो गई है, वह कानून जो बना है, तो ये आपसे आर्टिकल नंबर 26 और 27 वो पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला दोस्तों है आर्टिकल नंबर 28। इसमें यह कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, माने कि कौन कौन सी वह कंडीशन हो सकती है जिसमें धार्मिक जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जो आप देख लीजिए, ये आप याद करेंगे तो अच्छा है, नहीं याद करेंगे तो आपकी समझ के लिए बहुत बेहतरीन होगा, आगे चल के आपको काम ही देगा। पहला है कि जो कि राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा यह है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसमें व्यक्ति की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा देना अलाउड नहीं है। और थर्ड चीज़ ये रखी है कि राज्य द्वारा प्रशासित अगर कोई शिक्षण संस्थान है, लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा वह स्थापित किया गया है,
कि ट्रस्ट के द्वारा उसके फंडिंग मिलती है, तो वहाँ अगर वो स्कूल चाहे तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है, इसके लिए उसको अलाउ किया गया है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो आप याद करना है। इस आर्टिकल में आपको अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। और ये पूछ सकता है कि राज्य द्वारा अगर पूर्ण रूप से संचालित है तो अलाउड है कि नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल नंबर 28 आपको याद रखना है। अगला दोस्तों है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? ये अल्पसंख्यों के हितों के संरक्षण की बात करता है। माने कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 29 उन्हें पूर्ण आज़ादी देता है। तो ये था आर्टिकल नंबर 29। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 30। धार्मिक और भाषाई, मान के चलिए अल्पसंख्यक जो कि लोग हैं, वह शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। कौन से अल्पसंख्यक? धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक अगर चाहें तो अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। इसकी स्थापना के लिए संविधान उन्हें अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 30 में। ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आर्टिकल नंबर 32। चूँकि ये लास्ट में आया है लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब क्योंकि ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपके मूल अधिकार हैं, अगर उसका हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 30 का उपयोग आप कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 में ये लिखा है दोस्तों कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर एक व्यक्ति क्या करेगा? वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। और उच्च न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वह पर्टिकुलर आदमी जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है उसकी सुनवाई करे और उसको उनके अधिकारों को फिर से प्राप्त करने में मदद दे। तो ये आर्टिकल नंबर 32 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अब लास्ट में ये चीज़ आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं हमारे आर्टिकल में, मूल अधिकार में, जो केवल नागरिकों को प्रदान है। मतलब कि वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्रदान है, विदेशियों को वो प्रदान नहीं है। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों को ही प्रदान है। तो दोस्तों ये था पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 जो कि मैंने आपको समझाया है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपका गारंटी है कि नहीं आएगा, चाहे वो कहीं से भी उठा ले, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बस आपको एक बार रिवाइज करना है और इसी फॉर्मेट में आप नोट्स बनाइएगा। 2 से 3 पेज में आपके नोट्स कवर हो जाएंगे, जिससे आपको आगे चल के रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और आगे ही मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी की पूरी तैयारी आपको निःशुल्क कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना। और जो टारगेट 100 की सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं उसमें गारंटेड आप लोग का सिलेक्शन होगा ज़रूर। आप फर्जी चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ना, सिर्फ फोकस करके तैयारी करना। मैं जो तैयारी करा रहा हूँ आपको बिल्कुल अटैच करके रिवीजन के नोट्स बना के और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बिल्कुल आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।